हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल। तो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स हमने 1.3 तक किया था, 1.4, 1.3 साथ में था। 1.1 जो है वो स्टूडेंट एक्चुअली थ्योरेटिकल है, जो कि एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज था, तो वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम जो करेंगे वो न्यूमेरिकल 1.4 से करेंगे। तो अब देखो 1.4 में हमको क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का हमको इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड करना है और उसके ऊपर से बताना है कि कौन सा फोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और उसके बाद हमको 1 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस लेके दोनों के बीच कितना फोर्स लगता है उसके ऊपर से उनका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.4 देखो 1.4 में क्या दिया गया है कि हमको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो दोनों का चार्ज क्या होगा, E जितना ही होगा तो E² अपॉन R²। और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो Fg क्या होगा, Gme mp अपॉन R²। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। अब दोनों के बीच का हम रेशियो फाइंड करें तो Fe अपॉन Fg, तो वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, Ke² अपॉन Gme mp हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि हमको पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का ही आएगा 2 बार। तो Fe अपॉन Fg वो क्या हो जाएगा, वैल्यू हम रखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, तो K 9 × 10⁹ E², 1.6 × 10⁻19 कूलम उसका स्क्वायर। नीचे आएगा G है तो वो 6.67 × 10⁻11 और फिर आएगा यहाँ पर Me और Mp। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के बीच की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ओनली मास आएगा 9.1 × 10⁻31 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो रेशियो होगा इसका वैल्यू 2.4 × 10⁻39 मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो क्या होगा, Fe अपॉन Fg वो हमको ऊपर वाला वैल्यू सेम ही रहेगा, 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻19 ये सेम ही रहेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम ही रहता है। नीचे क्या आएगा 6.67 × 10⁻11 इंटू, अब मास इलेक्ट्रॉन का और मास प्रोटॉन का दोनों अलग अलग आएंगे तो 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.67 × 10⁻27। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट्स तो आपको आंसर 1.3 × 10⁻36 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की कंपेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, या फिर आप ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स से 10⁻39 टाइम कम से ऐसा कह सकते हो। अब सॉरी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से 10⁻39 टाइम कम है, या इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल से 39 टाइम्स ज्यादा है। अब दूसरी बात में हमको क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच 1 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि Fep = Fpe, मतलब कि यहाँ पर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है Ke² अपॉन R²। तो उसमें डिस्टेंस दिया है, चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाएगा वो भी सेम बनेगा। तो क्या होगा Fep = Fp, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन पर, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर फोर्स सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे फोर्स, वो क्या हो जाएगा, तो Ke² अपॉन R²। इस तरीके से करेंगे तो 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻19 उसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आएगा R² मतलब 10⁻10 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10⁻10 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको जो फोर्स मिलेगा
वो हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। अब हमको फाइंड करना है एक्चुअली एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का, तो ए एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F अपन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपन मास हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास लगा देंगे, तो फोर्स तो हमको मिल गया 2.3 10⁻⁸। अब इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31। सो एक्सेलरेशन हमको क्या मिलेगा, 2.5 इंटू 10⁻22। अब अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में क्या होगा कि यहाँ पर फोर्स तो सेम ही रहेगा पर मास प्रोटॉन का आएगा। सो 2.3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻27। सो यहाँ पर प्रोटॉन का एक्सेलरेशन 1.4 10⁻90 इस तरीके से मिलेगा। ये एक्चुअली मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, होमवर्क बोलना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा 1.4 न्यूमेरिकल था एग्जाम्पल का। अब हम करेंगे 1.5। तो 1.5 स्टूडेंट्स एक्चुअली बहुत ही इजी है और उसमें आपको इतना कोई कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो 1.5 की हम बात करें तो 1.5 में हमको क्या बोला गया है कि ए स्फीयर है, बी स्फीयर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो ए स्फीयर है तो उसको क्या किया गया है, ए स्फीयर को दूसरे सी चार्जलेस स्फीयर के साथ कांटेक्ट किया गया। बी का भी क्या हुआ, दूसरे सेम चार्जलेस स्फीयर डी के साथ कांटेक्ट में लाया गया और फिर एक दोनों को क्या किया गया कि उनके बीच के डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पर कर दिया गया जो पहले 10 सेंटीमीटर था। तो अब नेक्स्ट फोर्स क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो समझो कि पहले केस में क्या होगा, फोर्स इक्वल टू K QA QB अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। बट दूसरे केस में क्या होगा, ये हमारा पहला हो गया, दूसरे केस में क्या होगा, QA डैश एक है नया चार्ज वो हो जाएगा अब इनिशियल चार्ज बाय 2 बिकॉज यहाँ पर चार्ज हाफली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पर भी होगा QB, तो QB डैश क्या हो जाएगा, QB बाय 2 हो जाएगा और नया डिस्टेंस क्या है तो वो पहले का हाफ हो गया तो वो हो जाएगा R बाय 2। सो अब नया फोर्स मिलेगा F डैश, वो क्या होगा K QA डैश QB डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। तो अब देखो K QA की वैल्यू हम क्या रखेंगे, QA बाय 2, QB डैश की वैल्यू QB बाय 2 और R डैश की वैल्यू R बाय 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो तो ऊपर का 2 4 हो गया और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, K QA QB यहाँ पर डिवाइड बाय 4 आएगा, ठीक है। नीचे आएगा R स्क्वायर बाय 4, तो ये 4 कैंसिल। तो ये देखो K QA QB अपॉन R स्क्वायर वो एक्चुअली क्या है, जो इनिशियल फोर्स मिला वही तो है। तो यहाँ पर क्या होगा कि चार्ज को हाफ करने से और डिस्टेंस भी हाफ करने से फोर्स में कोई चेंज नहीं आता। ये न्यूमेरिकल 1.5 है। अब 1.6 की हम बात करें तो 1.6 में हमको क्या करना होगा, देखो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, इसके 3 पॉइंट ए बी सी, इसके ऊपर अलग अलग चार्ज है और सबकी वैल्यू क्या है, सेम Q1 Q2 Q3 और दिया क्या है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q, सबकी वैल्यू सेम है। अब हमको यहाँ पर नेट फोर्स फाइंड करना हो, ठीक है, जो कि ये सेंटर पर कोई Q चार्ज रखा होगा उसका। तो आप पहले यहाँ पर इसको इस तरीके से एक लाइन ले लो D, ठीक है। तो होगा क्या कि अब
यहाँ पर ये जो डी क्यू चार्ज रखा है उसका क्या होगा, Q1 Q2 और Q3 से डिस्टेंस फाइंड करना होगा पहले। तो पहले देखो कि यहाँ पर ये एंगल क्या बनेगा 30, बिकॉज ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल है तो एवरी एंगल मस्ट बी 60, तो ये हाफ हो जाएगा तो ये 30 आएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 इक्वल टू क्या होगा, बेस AD अपॉन हाइपोटेनियस AC। सो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC इंटू cos 30। अब AC की वैल्यू क्या है, तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल की लेंथ ली है L, सो वो हो जाएगी L, और cos 30 जो है वो हो जाता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू L। AD की वैल्यू मिल गई। अब AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 2/3 ऑफ AD। सो 2/3 ऑफ AD क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू L। सो ये हो जाएगा L अपॉन √3। तो AQ यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ वो हो जाएगा L अपॉन √3। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया। अब ये एक्चुअली सेंटर में है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिला, वही डिस्टेंस B तक का भी होगा, वही डिस्टेंस C तक का भी होगा। तो F1Q यानी पहला जो चार्ज है वो Q के ऊपर लगा तो हुआ फोर्स K Q अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इसका R की जगह क्या आएगा, 8Q², तो वो हो जाएगा L अपॉन √3 उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्चुअली नीचे L² अपॉन 3 आएगा तो 3 ऊपर जाएगा, 3K Q अपॉन L²। तो अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये B वाला जो है वो भी सेम होगा, C वाला है डिस्टेंस वो भी सेम होगा, तो F2Q वो भी सेम हो जाएगा 3KQ अपॉन L² और F3Q वो भी क्या हो जाएगा 3KQ अपॉन L²। तो ये सब यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, सबका फोर्स सेम हो जाएगा। अब देखो इसकी ओर से 3 की ओर से यहाँ पर लगने वाला फोर्स F3, ये हो जाएगा F2। सो अब देखो यहाँ पर ये F3 हो गया, ये F2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा F2 + 3। अब देखो यहाँ पर 1 जो चार्ज है वो फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर F1। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा F1 ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो एक्चुअली फ्रॉम द फिगर क्या लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू -F2 + F3 ब्रैकेट में, ठीक है, ये दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो नेट फोर्स F इक्वल टू अगर F1 + F2 + F3 नेट फोर्स है तो क्या हो जाएगा F1 और ये क्या हो जाएगा -F1, सो 0, नेट फोर्स विल बी 0। तो ये हमारा एग्जांपल 1.5 था, ठीक है। अब हम करेंगे ये 1.6 था, ठीक है। 1.5 में हमने वो चार्ज फाइंड किया था, ठीक है। ये 1.6 से ध्यान रखना, 1.5 आगे वाला हो गया है, ये हमने थर्ड न्यूमेरिकल किया ना, ठीक है। 1.6 मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था। अब हम करेंगे 1.7। 1.7 न्यूमेरिकल, इसमें हमको क्या करना होगा, ये सेम थिंग है, हमको यहाँ पर फोर्स से फाइंड करना है। यहाँ पर अगेन तीन अलग अलग एक्चुअली इक्विवेलेंट ट्रायंगल है तो साइड सेम आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव है, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है। अब हमको जो फाइंड करना है वो कि इसको 1, इसको 2 और इसको 3 वोल्टेज है,
तो ये तीनों आपस में एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं वो फाइंड करना है। तो अब समझो Q के ऊपर ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा तो वो हो जाएगा F12, ये डायरेक्शन में हो जाएगा। Q के ऊपर दूसरा वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो इधर हो जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा। अब इसके ऊपर तीसरा वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, वो हो जाएगा F13। अब देखो 2 के ऊपर 1 फोर्स लगाएगा, वो क्या होगा, ये डायरेक्शन में हो जाएगा F21। अब 2 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो हो जाएगा F23। अब देखो 3 के ऊपर 1 फोर्स लगाएगा तो वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो सेम डायरेक्शन में आएगा, तो वो हो जाएगा F31। अब देखो 3 के ऊपर 2 जो फोर्स लगाएगा वो भी अट्रैक्शन होगा, बिकॉज़ दोनों ऑपोजिट साइन है, तो वो हो जाएगा F32। तो इस तरीके से फोर्स लगाएंगे। अब देखो सब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। सब फोर्स की वैल्यू यही रहेगी, बिकॉज़ यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज Q है, ठीक है। तो सब फोर्स का जो वैल्यू रहेगा, मैग्नीट्यूड, वो तो सेम ही रहेगा, बट सबकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। अब देखो Q1 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो देखो Q1 के ऊपर यहाँ पर Q1 है, तो ये डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F13, यहाँ एक फोर्स लग रहा है F12। सो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम मेथड क्या होगा, इसका फाइनल रिजल्टेंट फोर्स ये डायरेक्शन में आएगा F1। सेम थिंग हम दूसरे के लिए करते हैं, यहाँ पर चार्ज 2 है, उसके ऊपर लगने वाला एक फोर्स ये होगा और दूसरा फोर्स ये होगा, ठीक है। तो इसका भी परपेंडिकुलर रिजल्टेंट F2 ये डायरेक्शन में आएगा। अब तीसरी हम बात करें तो क्या होगा कि यहाँ पर Q3 है, तो ये डायरेक्शन में F31 फोर्स है, ये डायरेक्शन में F32 फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये डायरेक्शन में F3 रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है बच्चों। अब ये वाली F1 की डायरेक्शन ये हो गई, F2 की डायरेक्शन ये हो गई और Q3 की डायरेक्शन ये हो गई। तो इस तरीके से एग्जांपल 1.7 में जो 3 चार्ज है वो आपस में एक दूसरे पर इस तरीके से फोर्स लगाएंगे, सबकी वैल्यू सेम होगी, बस डायरेक्शन इस तरीके से अलग अलग आएंगे। अब ये एग्जांपल 1.7 था। अब हम देखते हैं 1.8। तो 1.8 में हमको अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चार्ज का जो एक्सेलरेशन होता है वो देखना है। यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, अरे बच गई थी ना, 1.8 में ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस 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 प्लस, ये क्या हो गया, ऊपर नेगेटिव प्लेट है नीचे पॉजिटिव प्लेट है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि उसका रेडिएशन हो रहा है 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। अब हम इधर देखें तो होता क्या है कि अब हमने प्लेट की साइड चेंज कर दी, ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया, और एक प्रोटॉन रखा था, वो प्रोटॉन भी क्या करता है 1.5 सेंटीमीटर रेडिएशन करता है। अब हमको करना है कि ये 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगता है, ठीक है, वो फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो F फोर्स इक्वल टू ma लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर से क्या होगा कि यहाँ पर इसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स E × E इक्वल टू ma। सो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, E × E अपॉन m। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 a × t स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो x की जगह हम h लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 था,
प्लस 1/2, ए की वैल्यू क्या मिली, ई अपन एम इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से हमको क्या मिलेगा कि टी स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2h m अपन e इंटू टी। सो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2h m अपन e इंटू टी आ गया। अब देखो यहाँ पर चार्ज सेम होगा, हाइट भी दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, मास अलग आएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर मास रखेंगे तो दोनों के लिए हमको जो टाइम है वो टाइम मिल जाएगा। सो हम पहले टी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या होगा, इसमें हमको ये जो फॉर्मूला है उसमें इलेक्ट्रॉन का मास रखना पड़ेगा, तो 2 इंटू ये डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर है, सो वो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, ये बोलना मत, 1.5 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर मास होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का आएगा, तो वो हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। नीचे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1.6 10⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो प्लेट का है वो 2 इंटू 10⁻4 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर 2.9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। अब दूसरा हम प्रोटॉन की बात करें तो सेम चीज होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास की जगह पर प्रोटॉन का मास रखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻² इंटू प्रोटॉन का मास आएगा 1.66 इंटू 10⁻27 अपन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻4। तो आप देखो तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा 1.3 इंटू 10⁻7 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड। अब आप देखो तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल कर रहा है सेम डिस्टेंस के लिए, अगर प्रोटॉन ट्रैवल करेगा तो प्रोटॉन के लिए टाइम कम आ रहा है, जबकि हम अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो वहां पर क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, पर दोनों का सेम हाइट से छोड़ दो तो नीचे गिरने में दोनों का टाइम सेम लगेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसके लिए टाइम जो लगता है वो मास पर डिपेंड नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगता है वो क्या होगा, मास के ऊपर डिपेंड करता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस है।